आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जनरल बियरिंग एज वेल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाला सेशन देखा होगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बिफोर गोइंग टू रिवाइज दिस प्रीवियस सेशन, आप लोगों को मैं आप बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है हमारे यूट्यूब पे जो चल रहे हैं इनकी टाइमिंग आप लोग ध्यान रखें। मशीन डिजाइन की क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके अलावा एक और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रनिंग में है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। इसकी क्लास का जो टाइम है ये है 5:30 बजे। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सैटरडे के दिन आपको यहाँ पर एक लाइव सेशन देखने को मिलेगा। इस लाइव सेशन में जो भी आपने इस वीक के अंदर पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। और उस सेशन के अंदर हम जो भी हमने पढ़ा है प्रीवियस वीक में उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम वहां पर देखेंगे। ओके, चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वहां पर हमने बियरिंग से लेकर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ी थी जनरल बियरिंग से रिलेटेड। आई होप आप लोगों ने वो सारा सेशन देखा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, म्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ZN अपॉन P इंटू D/C। ये वाला रिलेशन आप ध्यान रखें, मैकीस रिलेशन इसे कहा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जेड जो होता है सॉइल की विस्कोसिटी होता है, एन स्पीड होता है आरपीएस में, पी जो होता है बियरिंग प्रेशर होता है। ये पी हम कैसे निकालते हैं, पी होता है लोड जो आता है, कैसा लोड आएगा, रेडियल लोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया जो रहेगा वो एलडी रहेगा। ओके, इसके अलावा डी जो रहेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट रहेगा, सी जो रहेगा ये डायमीटरल क्लियरेंस रहेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, समरफील्ड नंबर। समरफील्ड नंबर जो होता है ZN अपॉन P इंटू D/C का होल स्क्वायर। समरफील्ड नंबर का एप्लीकेशन क्या होता है, दो सेम बियरिंग को अलग अलग वर्किंग कंडीशन में अगर हमें कंपेयर करना है, अलग अलग मशीन के लिए देखना है, तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं समरफील्ड नंबर का। तो ये दोनों रिलेशन आप लोग ध्यान रखें। तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है जनरल बियरिंग की अगर हम बात करें तो जनरल बियरिंग कैसा होता है, यहां पर हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ओके, ये बियरिंग है और इस बियरिंग के अंदर शाफ्ट रहेगी, ओके, ये शाफ्ट है और इन दोनों के बीच में क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट। अब देखिए क्या होगा जब भी हम पावर ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर लॉसेस होंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस, पावर लॉस जिसे अपन बोलते हैं। उस पावर लॉस की वजह से क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट डेवलप होगी। तो उस हीट को कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर ये जो बियरिंग है इसकी आउटर सरफेस पर कूलेंट को फ्लो कराना पड़ता है। किसको फ्लो करा रहे हैं हम, कूलेंट को। दिस इज कूलेंट, ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल है ये ऑयल होगा, दिस इज ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको अपन बोलते हैं। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर कूलेंट को फ्लो कराना पड़ता है। तो इसका मास फ्लो रेट हमें यहां पर निकालना है। कितना मास फ्लो रेट हम रखें कि यहां पर जो भी हीट डिसिपेट होगी, जनरेट होगी, वो क्या हो जाए, आसानी से बाहर निकल जाए। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितनी हीट डेवलप हो रही है ये हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो हीट डेवलप जो होगी वो किसके बराबर होगी, पावर लॉस के बराबर, और पावर लॉस वी ऑलरेडी कैलकुलेट। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड किसके बराबर होगा, पावर लॉस के बराबर। और ये पावर लॉस किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू
एंगुलर वेलोसिटी। और ये फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, म्यू डब्ल्यू आर इंटू ओमेगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा हीट जनरेटेड का। दिस विल बी द रिलेशन फॉर हीट जनरेटेड। ओके, ये हीट जनरेटेड है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो बियरिंग की आउटर सरफेस है, इससे हीट अपने आप भी डिसिपेट होगी, अपने आप मतलब कन्वेक्शन की वजह से। तो कन्वेक्शन की वजह से कुछ हीट यहां से बाहर निकल जाएगी। ओके, तो अगर यहां से जो हीट डिसिपेट हो रही है वो इस हीट डेवलप के बराबर है, तो हमें यहां पर कोई भी कूलेंट को फ्लो नहीं कराना पड़ेगा इसके आसपास, ये आप सभी लोग जानते हो। बट जो डिसिपेट हो रही है वो जनरेट से अगर कम है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बियरिंग के चारों तरफ कूलेंट को फ्लो कराना पड़ेगा। तो कब कराना पड़ेगा ये चीज आपको समझ में आ गई। अब फिर उसका हमें क्या निकालना है, यहां पर मास फ्लो रेट निकालना है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट कितनी डिसिपेट होगी। हीट डिसिपेट, हीट डिसिपेटेड, तो ये किसकी वजह से हीट डिसिपेट हो रही है, ये कन्वेक्शन की वजह से। ओके, ध्यान रखें। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर डिफाइन होते हैं। यहां पर ये जो शाफ्ट है, इस सरफेस पर जो टेम्परेचर होगा ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो ये इस टेम्परेचर को हम बोल रहे हैं टी नॉट। ओके, ये टी नॉट बेसिकली ये वो टेम्परेचर है जिसको जो हमारा ऑयल है, लुब्रिकेंट है, वो बियर कर सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर दैट द लुब्रिकेंट बियर विदाउट एनी फेलियर। इसी तरह से यहां पर आउटर सरफेस का, बियरिंग की आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं टीबी, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो है टी है। तो यहां पर ध्यान रखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टी नॉट जो है ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, टी ए इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और टी बी जो रहेगा इट इज आउटर सरफेस टेम्परेचर, बियरिंग की आउटर सरफेस का टेम्परेचर। ओके, अब देखिए कन्वेक्शन जो होगा कहां से होगा, इसकी बाउंड्री से होगा। तो कन्वेक्शन के लिए हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, इसके लिए हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहां पर हीट डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा, एच ए डेल्टा टी। ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एच जो होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है, जो कि आसपास जो फ्लूइड है उसका रहेगा। तो यहां पर एच हमें पता रहेगा, एरिया जो रहेगा, एरिया बियरिंग की सरफेस से हीट डिसिपेट हो रही है ना, तो बियरिंग का सरफेस एरिया, तो बियरिंग का सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी पेरीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे बियरिंग की लेंथ। तो पेरीमीटर क्या होगा, पाई डी मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, तो पाई डी एल क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, बियरिंग का एरिया बन जाएगा, सरफेस एरिया। और टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, अब यहां से जो हीट डिसिपेट हो रही है कौन से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रही है, आउटर में टेम्परेचर कम होगा, इसकी सरफेस पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेसिकली ये बनेगा आपका टी बी माइनस टी ए, ये इतनी हीट यहां से क्या होगी, डिसिपेट होगी। ओके, अब देखिए यहां पर ये टी नॉट जो है ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो बियर कर सकता है लुब्रिकेंट। अब जनरली बियरिंग की आउटर सरफेस का टेम्परेचर हमें नहीं पता होता है, हमें पता होता है कि हमारा जो लुब्रिकेंट है उसकी प्रॉपर्टी हमें पता होता है कि ये लुब्रिकेंट मैक्सिमम कितना टेम्परेचर बियर कर सकता है। तो जनरली यहां पर ये जो टीबी माइनस टी ए है, ये ध्यान रखें कॉन्सेप्ट, टीबी माइनस टी ए जो है इसको हम लिखते हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, इसके टर्म्स में टी नॉट माइनस टी ए डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखें, ये हम डायरेक्टली यूज करते हैं
कैलकुलेशन पर्पस के। ओके, अब देखिए ये जो हीट डिसिपेट हो रहा है, इस हीट डिसिपेट के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहां पर H और पाई को मिलाकर एक कोफिशिएंट बना दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं सी डी, हीट डिसिपिएशन कोफिशिएंट। तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हीट डिसिपिएशन का, इट इज सी डी इंटू डी इंटू एल इंटू टी नॉट माइनस टी ए डिवाइडेड बाय। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है फॉर हीट डिसिपिएशन। सी डी जो है ये क्या है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, सी डी इज H into pi, which is heat dissipation coefficient. ओके, अब देखिए ये जनरेट हो रही है, ये डिसिपेट हो रही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इफ फर्स्ट कंडीशन, इफ हीट जनरेटेड इज लेस देन हीट डिसिपेटेड, डिसिपेट अगर ज्यादा हो रही, जनरेट अगर कम हो रही, तो कोई कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड भी अगर होगी, नो कूलेंट रिक्वायर्ड, कोई कूलेंट की जरूरत नहीं होगी। बट इफ हीट जनरेटेड इज ग्रेटर देन हीट डिसिपेटेड, कूलेंट इज रिक्वायर्ड। और कूलेंट की अगर जरूरत है तो उसका मास फ्लो रेट हमें निकालना। ओके, तो देखिए मास फ्लो रेट अगर हमें निकालना है, सपोज हम यहां पर जिस कूलेंट को फ्लो करा रहे हैं इसका मास फ्लो रेट है, लेट अस टेक m डॉट c, मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट। ओके, अच्छा ये जो कूलेंट होगा इसकी एक हीट कैपेसिटी भी होगी, तो उसकी हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं cc से। ओके, अच्छा कूलेंट जो एंटर करेगा उसका इनिशियली कुछ टेम्परेचर होगा, वो हीट ले लेगा, तो एग्जिट पर उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब हीट ले रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, उस कूलेंट का खुद का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमें जो हीट बाहर निकालना है वो कितनी निकालना है, बेसिकली हमें हीट बाहर निकालना है जो जनरेट होगी माइनस जो डिसिपेट हो रही। डिसिपेट अपने आप हो गई, बट जो बची हुई है उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, बाय द फ्लो ऑफ कूलेंट। तो बाय द फ्लो ऑफ कूलेंट ये हीट हमें बाहर निकालना। तो देखिए यहां पर हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, हीट जनरेट माइनस हीट डिसिपेटेड, हीट जनरेट माइनस हीट डिसिपेटेड इज इक्वल टू, अब कूलेंट फ्लो करेगा तो कितनी हीट को बाहर लेकर जाएगा, उसका खुद का मास फ्लो रेट m डॉट सी इंटू उसकी कैपेसिटी और जो उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। इज इट क्लियर? तो देखिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या कैलकुलेट करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस। ये चीज अगर हमें पता है तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, मास फ्लो रेट। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जनरल बियरिंग के लिए। अगर आपको कूलेंट को फ्लो कराना है, मैं लुब्रिकेंट की बात नहीं कर रहा हूं, स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों जरूरत पड़ी कूलेंट को फ्लो कराने की, एक बार और मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि यहां पर पावर लॉस की वजह से हीट डेवलप होती है, हीट डेवलप होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लुब्रिकेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, अपनी प्रॉपर्टी ऐसा बोले कि लुब्रिकेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, लुब्रिकेटिंग की प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाएगी। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कूलेंट को फ्लो कराना पड़ेगा। कब फ्लो कराना पड़ेगा, जो डेवलप हीट है वो ज्यादा है जो डिसिपेट हो रही है उससे। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, डेवलप जनरेट कितनी होगी, इतनी होगी, डिसिपेट कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ये बन जाता है हमारा m डॉट सी 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 डेल्टा टी।
mc डेल्टा टी, यही तो हम लिखते हैं हीट। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम यहां पर देखते हैं जिससे चीजें आसान हो जाए। क्या है क्वेश्चन? ए फुल जनरल बियरिंग लुब्रिकेटेड विथ a full general bearing lubricated with a lubricant having viscosity। देखिए उस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा जेड से, ये दे रखी है हमको कितनी? 0.04 पास्कल सेकंड। ओके, ये हमको दे रखी। जनरल लेंथ एंड डायमीटर बोथ आर इक्वल, डायमीटर और लेंथ दोनों कितना है? 60 mm, ये हमें दे रखा है। सपोर्ट्स द शाफ्ट रोटेटिंग एट 2000 आरपीएम, स्पीड हमें दे रखी है आरपीएम में, शाफ्ट की स्पीड हमें दे रखी है आरपीएम। ओके, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट लुब्रिकेंट कैन बियर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर आपको पता है कौन सा टेम्परेचर हो गया? टी नॉट, कितना दे रखा? 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, द रूम टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी ए हमें दे रखा है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एज्यूम C by D रेशियो, C by D रेशियो भी हमें दे रखा है विच इज 0.001। ओके, हीट डिसिपेशन कोफिशिएंट जो मैंने आपको बताया था CD, कितना दे रखा है? 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। डिटरमाइन रेट ऑफ आर्टिफिशियल कूलेंट रिक्वायर्ड, रेट हमें निकालना है और सेकंड हमें क्या निकालना है? मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट रिक्वायर्ड इफ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द कूलेंट, ये टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द कूलेंट एट आउटलेट एंड इनलेट इज 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कूलेंट मतलब ये डेल्टा टी हमें दे रखा है, ये 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलेंट CC, ये भी हमें दे रखी है 1.8 किलो जूल पर केजी केल्विन होगा। यस, ये हमें दे रखा है। तो डेटा क्या क्या दिया है ये आपको सबसे पहले समझना होगा। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले रेट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग निकालना है। तो रेट अगर निकालना है तो रेट का मतलब क्या हो गया? सीधी सीधी बात है, हीट जो जनरेट होगी माइनस हीट जो डिसिपेट हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल, तो इन दोनों के डिफरेंस को निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा हीट डेवलप या जनरेटेड। क्या लिखा था अपन ने? जनरेटेड लिखा है। यस, हीट जनरेटेड H, तो हीट जनरेटेड कितना होगा? म्यू TF इंटू ओमेगा, तो म्यू WR इंटू ओमेगा। अब म्यू अगर हमें निकालना है तो म्यू यहां पर नहीं दिया है, म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो उसके लिए हमने मैकीस रिलेशन पढ़ा है। म्यू अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 पाई का स्क्वायर इंटू ZN अपॉन P इंटू D बाई C। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें तो बियरिंग प्रेशर भी नहीं दिया है। तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था कि बियरिंग प्रेशर अगर नहीं दिया होता है तो इस बियरिंग प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं? इस बियरिंग प्रेशर को हम लिख सकते हैं 2 पाई का स्क्वायर इंटू ZN अपॉन W डिवाइडेड बाय LD, ऐसे लिख सकते हैं, लोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया इंटू D बाई C। ओके, तो देखिए इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो हीट जनरेटेड हमारे पास कितना आ जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। म्यू W इंटू, सॉरी, म्यू की जगह हम वो वाली वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई का स्क्वायर इंटू ZN डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पर W रहेगा और मल्टीप्लाई में LD ऊपर चला जाएगा। ओके, इसके अलावा D बाई C भी रहेगा यहां पर, इसके अलावा क्या आ जाएगा? W इंटू R इंटू ओमेगा। ओके, तो देखिए यहां पर सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम थी बियरिंग प्रेशर की वो खत्म हो गई, W से W कैंसिल। अब देखिए यहां पर सारी चीजें हमें दी गई है, A to Z चीजें हमें दी गई है, इसको आपको बस पुट करना है और आंसर निकालना है। देखिए हीट जनरेटेड 2 पाई का स्क्वायर इंटू Z
जेड जो है क्या है, विस्कोसिटी, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है 0.04 दिया है। एन जो होता है क्या होता है, आरपीएस होता है, ये ध्यान रखें, यहां पर गलती ना कर दे, ये होता है आरपीएस, जबकि हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, आरपीएम दिया गया, देख लीजिए आरपीएम। तो आरपीएम को आरपीएस में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये एन कैसे बन जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, तो ये आरपीएस बन जाएगा। ओके, तो यहां पर हम कर देंगे क्या, 2000 डिवाइडेड बाय 60, ये वैल्यू पुट करें। एल और डी दोनों बराबर है, एल और डी दोनों बराबर, देख लीजिए 60 mm, मीटर में हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 60 इंटू 10⁻³ क्या बनेगा, 60 इंटू 10⁻³ ये एल भी यही रहेगा, डी भी यही रहेगा, इसलिए मैं स्क्वायर लगा देता हूं। ओके, डी बाई सी का रेशियो आपको डायरेक्टली दिया गया है, डी बाई सी का रेशियो आप देख सकते हो कितना है, 0.001, तो ये 0.001 आप पुट करेंगे हम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, आर और ओमेगा। आर रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 60 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, 30 इंटू 10⁻³ और यहां पर पूछा है ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, और ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आरपीएम हमें दिया है तो 2πn/60 क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है। तो यहां पर हम पुट कर देंगे क्या, 2πn, n इज 2000 डिवाइडेड बाय 60 दी एंगुलर। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, हीट जनरेटेड। इस हीट जनरेटेड को कैलकुलेट करें फटाफट और मुझे आंसर बताएं, फटाफट कैलकुलेट करें, आपके पास कैलकुलेटर होगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 592.32 वॉट। आंसर किस में आएगा, वॉट में आएगा। तो ये हमारे पास आ गया बेटा क्या, हीट जनरेटेड। अब हमें यहां पर क्या निकालना, हीट डिसिपेटेड। तो हीट डिसिपेटेड की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे निकालेंगे, हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बनेगा ये, एच डी इज इक्वल टू सी डी कोफिशिएंट ऑफ हीट डिसिपेशन मल्टीप्लाई, देखिए क्या बनता है, एच ए डेल्टा टी, ठीक है, और पाई जो है और एच जो है वो ये बन गया, तो यहां पर क्या बनेगा, एल इंटू डी इंटू क्या बनेगा, टी नॉट माइनस टी ए डिवाइडेड बाई 2। सारी चीज हमें पता है, देख लीजिए सी डी कितना दिया गया है, शायद 400 दिया गया है, देख लीजिए सी डी इज 400, इसके अलावा 70 और ये 25 है। ओके, और एल और डी दोनों बराबर है। ओके, तो यहां पर हम पुट करेंगे सी डी इज 400 और एल और डी दोनों बराबर है, तो 60 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, ये जो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर 70 और ये जो टेम्परेचर ये 25 दिया गया है डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 भी दिया गया है, देख लीजिए आप, यस इट इज 25, और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो भी 25 है, ये भी ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आएगा ये, 60 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर आप कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 माइनस 25 से। तो बताइए आंसर फटाफट कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। यस, इट इज 32.4, हीट डिसिपेशन कितना आ जाएगा, 32.4 वाट। तो ये हीट डिसिपेशन जो है ये तो काफी कम है। ओके, और हीट जनरेटेड कितना आया था, इसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हीट जनरेटेड जो था हमारा कितना आया था, देख लीजिए, इट विल बी 592.32।
592.32 ये जनरेट हो रहा है और ये डिसिपेट हो रहा है। तो आर्टिफिशियल कूलिंग की जरूरत पड़ेगी, यस पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल कूलिंग रेट। आर्टिफिशियल कूलिंग रेट तो यहां पर आर्टिफिशियल कूलिंग रेट कितना हो जाएगा, बराबर हीट जनरेटेड माइनस हीट डिसिपेटेड। जनरेटेड कितना आया था 592.32 माइनस डिसिपेटेड कितना है 32.4। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। टेक द डिफरेंस 592.32 माइनस 32.4, तो ये आएगा 559.92 वाट। तो ये रेट हमें मिल गया, ये पहला आंसर हमारा है। सेकंड है मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट के लिए हम क्या करेंगे, m डॉट सी, इसको इक्वेट कर देंगे किससे, m डॉट सी इंटू सी सी इंटू डेल्टा टी से 559.92। तो मास फ्लो रेट यहां से सी सी कितना दिया है 1.8 शायद, सी सी यस इट इज 1.8 किलो जूल, ये किलो जूल में। और अभी तक हम जो निकाल रहे हैं वॉट, वॉट मतलब जूल, जूल पर सेकंड। तो ये ध्यान रखें, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.8 है तो ये बनेगा 1.8 इंटू 10 की पावर 3। ये गलती ना करें, डेल्टा टी 25 दे रखा है इज इक्वल टू 559.92। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 559.32 को, सॉरी 92 को डिवाइड करेंगे किससे 25 से, एज वेल एज वी डिवाइड इट 1.8 इंटू 10 की पावर 3 से। तो ये बनेगा m डॉट सी, आप निकालेंगे तो 0.01244 kg पर सेकंड। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.4। तो कूलेंट का मास फ्लो रहेगा 12.5 लिख लेते हैं ग्राम पर सेकंड। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 12.5 ग्राम पर सेकंड आपको कूलेंट को फ्लो कराना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन से चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। अच्छा, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होता है ये ध्यान रखें, Zn अपॉन P। ओके, इस टर्म को बोला जाता है बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। तो देखिए, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर वर्सेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों के बीच में जब हम प्लॉट बनाते हैं तो प्लॉट विल बी लुक लाइक समथिंग। ओके, इस तरह से प्लॉट बनता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन। ये जो रीजन होता है इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, थिक फिल्म लुब्रिकेशन का रीजन होता है। और ये जो रीजन होता है ये स्टेबल होता है। ओके, इन दोनों के बीच का जो रीजन रहेगा वो पार्शियल लुब्रिकेशन कहलाता है, पार्शियल लुब्रिकेशन का। और इसके इधर का जो रीजन होता है इसे बोलते हैं थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन। और यहां पर जो कंडीशन हमें मिलती है वो अनस्टेबल मिलती है। अब देखिए अनस्टेबल स्टेबल का मतलब क्या होता है, इसको अपन समझते हैं कि एग्जांपल से। सपोज आवर बियरिंग इज ऑपरेट एट दिस पॉइंट। ओके, यहां पर इस कंडीशन में अभी हमारा बियरिंग जो है ये ऑपरेट कर रहा है। ओके, अच्छा, इस बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर को यहां पर हम डिनोट करते हैं अल्फा से। बेसिकली इट इज ए अल्फा। ओके, तो यहां पर उसके लिए बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर मैंने बोल दिया कितना है, अल्फा 1। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये मैंने बोल दिया म्यू 1। ओके,
अब देखिए यहां पर मैं कंडीशन लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन, इफ लोड इज इंक्रीजेस, बियरिंग के ऊपर क्या हुआ, लोड बढ़ा, तो लोड बढ़ा तो आप खुद बोलेंगे कि सर पावर लॉस जो होगा, पावर लॉस जो होगा वो भी बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेगा। ओके, लोड बढ़ेगा तो पावर लॉस भी बढ़ेगा, म्यू डब्ल्यू इंटू आर। तो पावर लॉस किस पे डिपेंड करता है, डब्ल्यू पर भी डिपेंड करता है, लोड पर। ओके, अच्छा पावर लॉस अगर होगा, बढ़ेगा, तो टेम्परेचर जो होगा लुब्रिकेंट का वो भी बढ़ेगा, हीट डिसिपेट होगा ना, हीट जनरेट ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वहां पर ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। ऑयल की विस्कोसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, अच्छा विस्कोसिटी अगर कम होगी मतलब जेड की वैल्यू कम हो रही, इसका मतलब जेड एन अपॉन पी, जेड एन अपॉन पी बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की वैल्यू जो होगी ये भी कम होगी। ओके, तो फिलहाल बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर ये था। अब बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की वैल्यू अगर कम होगी तो सपोज यहां पर आ गए, दिस इज अल्फा 2। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम देखें, इसके पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो था ये था म्यू 1, इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम देखें म्यू 2, तो म्यू 1 के कंपेयर म्यू 2 जो है क्या है, कम है ना। तो जेड एन अपॉन पी की वैल्यू अगर बढ़ेगी इस रीजन में है तो म्यू की वैल्यू जो होगी क्या होगी, कम होगी। ओके, टेक म्यू लेस, और म्यू की वैल्यू अगर कम हो रही है तो पावर जो होता है ये क्या होता है, म्यू डब्ल्यू आर। तो म्यू पर भी डिपेंड करेगा ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि पावर लॉस जो होगा, पावर लॉस क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा। ये अगर कम होगा तो ये भी कम होगा कि नहीं। तो देखिए लोड बढ़ाने पर अगर इस रीजन में हमारा बियरिंग चल रहा है तो लोड बढ़ाने पर इवन पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल, क्योंकि ये जो रीजन है ये रीजन कैसा है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन का रीजन है। थिक फिल्म लुब्रिकेशन में जो लुब्रिकेंट होता है वहां पर अगर हम बात करें तो लेयर जो होती है वो बियरिंग और शाफ्ट के बीच में मोटी होती है, थिक होती है। तो विस्कोसिटी वहां पर अगर कम होगी तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वो लुब्रिकेंट मोशन के अगेंस्ट वो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो पावर लॉस क्या हो रहा, कम हो रहा। इसीलिए ये वाला जो रीजन होता है इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, थिक फिल्म लुब्रिकेशन और स्टेबल। ओके, चलिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज our bearing is operate at this point here, यहां पर कहीं पर उसका अल्फा जो है ये, ओके यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं अल्फा 1 डेज। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, इसको हम नाम दे देते हैं म्यू 1 डेज। ओके, बस समझने की बात है, ठीक है। दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हाँ कहां पर पॉइंट था, ठीक है। अब हम यहां पर चल रहे हैं अगेन वही कंडीशन लेकर, लोड बढ़ाने पर पावर लॉस क्या होगा, सभी लोग जानते हैं पावर लॉस बढ़ेगा। पावर लॉस बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी जो होगी कम होगी, ये सभी जानते हैं। और विस्कोसिटी अगर कम होगी तो जेड एन अपॉन पी की वैल्यू जो है ये क्या होगी, ये कम होगी। यहां तक तो सेम है। अब देखिए जेड एन अपॉन पी की वैल्यू कम हो रही है तो हम यहां पर कहीं पर पहुंचेंगे। सपोज मैं यहां पर आ गया, ये अल्फा 2 डेज, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए, ये जो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिला है μ2 ये μ2 μ1 से ज्यादा है कि नहीं, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस कर्व पर देखिए ना, हम तो इधर मूव करेंगे ना, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर अगर कम होगा तो हम इधर की तरफ मूव करेंगे, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हो रहा है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर वी कैन से म्यू की वैल्यू जो हो रही क्या हो रही, बढ़ रही। म्यू की वैल्यू अगर बढ़ रही तो पावर लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए पावर लोड बढ़ाने पर पावर लॉस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अगर इस रीजन में है तो, इसलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है, अनस्टेबल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा देखिए क्या हो रहा है कि थिन फिल्म है, थिन फिल्म में है तो लोड बढ़ाने पर यहां पर क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, और मेटल टू मेटल अगर कांटेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। पावर लॉस जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ये जो रीजन होता है, ये रीजन क्या कहलाता है आपका, अनस्टेबल रीजन। तो जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम होगा तो पावर लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम होता है बेटा, जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो Zn/P की वैल्यू होती है, इसके करस्पॉन्डिंग जो Zn/P होता है, ये हमारा बन जाता है बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। तो ये बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर Zn/P जो रहेगा, ये वैल्यू जो है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, जब म्यू क्या होगा, मिनिमम। म्यू क्या होगा, मिनिमम हो। तो ये Zn/P की जो वैल्यू है, इसे बोला जाता है बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर मतलब उस पॉइंट पर जिस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं जब भी हम डिजाइन करते हैं बियरिंग की, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसकी जो वैल्यू है इन प्रैक्टिकल अगर डिजाइन हम कर रहे हैं, तो ये जो अल्फा है, अल्फा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इज Zn/P। ओके, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये है म्यू मिनिमम के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो ये जो अल्फा है, ये म्यू मिनिमम के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है। अब जब हम डिजाइन करते हैं बियरिंग की, तो उसके लिए जो Zn/P की वैल्यू हम लेते हैं हमारे बियरिंग के लिए, ये 15 अल्फा से कम होना चाहिए और 3 अल्फा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये Zn/P हमारे बियरिंग, ये बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर नहीं, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है ये अल्फा, किसके करस्पॉन्डिंग, जब म्यू मिनिमम हो। तो Zn/P की वैल्यू जो हम लेंगे हमारे बियरिंग के लिए, वो 15 अल्फा और 3 अल्फा के बीच में हो। अब देखिए ये लोड पर भी डिपेंड करता है। स्टैटिक लोड के केस में, स्टैटिक लोड के केस में Zn/P की जो वैल्यू रहेगी, इट इज लेस देन इक्वल टू 5 अल्फा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अल्फा। और डायनामिक सिचुएशन में, डायनामिक इंपैक्ट लोड अगर आता है, तो Zn/P की जो वैल्यू लेंगे, इट विल बी लेस देन 15 अल्फा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12 अल्फा। ये रेंज आते हैं, ये डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इससे पहले हमने देखा था कि मास फ्लो रेट रिक्वायर्ड फॉर द कूलेंट, वो भी आपको बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा इस तरह से पूरा जनरल बियरिंग कंप्लीट हो चुका है। जनरल बियरिंग और एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग, अभी तक जो हमने पढ़ा है बियरिंग चैप्टर के अंदर, इसमें हमने एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग को कंप्लीट कर लिया है, और जनरल बियरिंग को हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, वो सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डेफिनेटली आप उन लेक्चर्स को देखें, तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे
एंटी फ्रिक्शन बियरिंग दैट इज रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और इसी तरह से अगर आप सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन करना चाहते हो, सो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन AEC प्लस फ्रॉम प्ले स्टोर और यू कैन एक्सेस सार्थक बैच। और ये सार्थक बैच जो है एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर SSC JEE 2023। इस बैच के अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, लाइव क्लासेस भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी JEE AE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दूसरे स्टेट की, तो यू कैन एक्सेस विजय बैच। इस विजय बैच के अंदर भी सब कुछ अवेलेबल है और अलग अलग तरह के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और नॉन टेक का भी एक अलग से रिकॉर्डेड नॉन टेक का महापेक का एक बैच बना हुआ है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के जो कि जनरली नॉन टेक की एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर सभी प्रकार की अवेलेबल है। सो मस्ट डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर AEC प्लस। ओके, सेशन की PDF के लिए यू कैन ज्वाइन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप दैट इज AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। इसमें हर सेशन की PDF प्रोवाइड की जाती है और साथ में जो क्लासेस अपकमिंग क्लासेस है और जो रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं उनकी लिंक भी वहीं पे पोस्ट की जाती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।